नमस्कार दोस्तों। हम झूठे सच के खंड 2 को अब पढ़ रहे हैं। अभी हम इस वीडियो में उसके 15वें प्रकरण को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम दूसरे खंड के 14 प्रकरणों को ख़त्म कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना को 3 वर्ष बीत चुके थे, यानी जो यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी और उसको 3 वर्ष हो चुके थे। वह मुख्यतः कृषि संबंधी थी, यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि संबंधी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों को महत्व देने का प्रस्ताव था। ठीक है। नेहरू इसके कट्टर समर्थक थे। इसके अनुसार सरकार द्वारा नए नए बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने की योजना थी। इस नई नीति ने कुछ क्षेत्रों में स्फूर्ति और कुछ में सनसनी उत्पन्न कर दी। योजना कमीशन के मुख्य सलाहकार डॉक्टर सालिस और डॉक्टर नाथ का महत्व और उत्तरदायित्व सहसा बढ़ गया था। डॉक्टर नाथ से मिलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। ठीक है। पूंजीपति कम्युनिस्ट सभी उनसे मिलते रहते थे। ठीक है। देखिए, इतना में हम देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना आ गई थी जिसमें उद्योग धंधों पर महत्व दिया गया था और जिसके अंतर्गत भारत में औद्योगिकीकरण करना था और बड़े भारी उद्योगों की स्थापना और भारत की जो विदेशों पर निर्भरता है उसको समाप्त करना था। तो इस योजना में योजना कमीशन के मुख्य सलाहकार के रूप में हम 2 व्यक्तियों को पाते हैं। पहला है डॉक्टर सालिस, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, और दूसरे हैं डॉक्टर नाथ। डॉक्टर नाथ यानी डॉक्टर प्राणनाथ, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा इसको। और चूंकि अब ये मुख्य सलाहकार थे तो इनकी दिनचर्या बहुत व्यस्त होती थी, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों के लोग और बहुत अन्य अन्य प्रकार के अन्य अन्य क्षेत्रों के लोग इनसे सलाह लेने या फिर इनसे बातचीत करने आते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली आकर गिल यानी प्रीतम सिंह गिल, यानी जो कनक का पूर्व प्रेमी है, कनक ना, सही बोल रहा हूँ? हाँ, कनक का पूर्व प्रेमी कम्युनिस्टों से मिलने जुलने लगा। हाँ, वो याद रखिएगा, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो गिल था वो जो प्रेस में एक समय संपादक बन गया था, यानी जो जैदेपुरी का जो प्रेस था, नाजिर, मतलब नाजिर या नाजिर जो भी बोलिए, तो उसमें वो संपादक बन गया था एक समय। और इसके बाद उसने वहाँ से त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गया था वह। तो वह दिल्ली आकर कम्युनिस्टों से मिलने जुलने लगा था। वह प्रायः डॉक्टर के यहाँ जाया करता था। डॉक्टर यानी डॉक्टर प्राणनाथ से संबंधी मतलब के संदर्भ में कहा जा रहा है। एक दिन तारा चड्ढा मर्सी गिल आदि के साथ, मतलब तारा चड्ढा मर्सी गिल के साथ डॉक्टर से मिलने उनके घर गई, यानी डॉक्टर प्राणनाथ के यहाँ घर गई, क्योंकि तारा डॉक्टर प्राणनाथ को ही जानती थी। और इसको जानती थी, वो नहीं जानती थी, वो तो मुझे नहीं पता अभी क्योंकि मैंने मूल उपन्यास को नहीं पढ़ा है। मैं सारांश को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरी एक सीमा है, तो मैं इस बारे में स्पष्ट अभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। घर की दशा व्यवस्था बहुत ही खराब और गंदी थी। मर्सी ने तारा से कहा कि डॉक्टर तुम्हें बहुत चाहता है। देखिए, मर्सी, आप जैसे कि आप जानते हैं मर्सी कौन है। मर्सी वह नर्स है जो कि एक समय तारा के साथ रहती थी। तो वह तारा से कहती है कि डॉक्टर तुम्हें पसंद करता है, डॉक्टर तुम्हें बहुत चाहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब इस घर का उत्तरदायित्व तो तुम शीघ्र संभाल संभाल लो, यानी मर्सी बोल रही कि डॉक्टर तुम्हें पसंद करता है, तुम उसके घर घर को संभाल लो, परंतु तारा ने इनकार कर दिया। ठीक है। अब तारा नौकरी का सुरक्षित नियमित परंतु उदासीन एकरस नीरस जीवन बिता रही थी। तारा अभी तक नौकरी ही कर रही थी, लेकिन उसका जीवन नीरस हो गया था, उत्साहहीन हो गया था। और परंतु इस नई घटना ने उसके जीवन परंतु एक न, यार माफ़ कीजिए, परंतु एक नई घटना ने उसके जीवन में शोक और चिंता उत्पन्न कर दी। एक दिन उसके विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी चारी, याद रखिएगा चारी पुरुष का नाम है, चारी ने तारा को फ़ोन किया कि वह मिस्टर साहनी को कोऑपरेटिव लोन के लिए उनके पास भेज रहे हैं। अच्छा,
क्या बात बोल रहे हैं कि एक मतलब जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो एक व्यक्ति को भेज रहे थे कोऑपरेटिव लोन के लिए, और वो चाहते थे कि तारा जल्द से जल्द उन्हें लोन दिला दी, और तारा उनके अंतर्गत मतलब तारा डिप्टी सेक्रेटरी चारी के अंतर्गत काम करती थी। तो चारी का आदेश था कि वो एक व्यक्ति मतलब जिसका नाम है मिस्टर साहनी उसको लोन दिला दे। तो और उनका काम आज ही कर दिया जाए। उसका चपरासी सोमराज, उसका चपरासी सोमराज, यानी जो अब यहाँ उसका चपरासी से मुझे समझ में आ रहा है कि उसके चपरासी से तात्पर्य डिप्टी सेक्रेटरी चारी से है, उसका चपरासी सोमराज साहनी। अच्छा देखिए, जो ये साहनी मिस्टर साहनी को जिसको लोन दिलाना है वो सोमराज साहनी है, और उसका चपरासी यानी संभवतः चपरासी तात्पर्य है ये डिप्टी सेक्रेटरी चारी। ठीक है, तो इन्होंने अपने चपरासी को मिस्टर साहनी यानी मिस्टर सोमराज साहनी के साथ भेजा कि वह तारा को बोल दे कि जल्दी इनका काम कर दिया जाए। तो मंत्री ने उसकी सिफारिश की थी। ठीक है, सोमराज अफसर के रूप में सोमराज अफसर के रूप में सामने बैठी तारा को देख सकपका गया। तारा ने भी उसे पहचान लिया। सोमराज ने देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में दंड पाने वाले राजनीतिक पीड़ित के रूप में कर्ज के लिए अर्जी दी थी। देखिए, किस लिए देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में दंड पाने वाले राजनीतिक पीड़ित के रूप में कर्ज के लिए अर्जी दी थी। देखिए उसका मतलब जो कर्ज का कारण था वो फर्जी था। आप जैसे कि जान चुके हैं कि सोमराज का इस उपन्यास में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिला है कि वह स्वतंत्रता संग्राम में कोई सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है। तो एक तरह से उसका जो आवेदन था वो फर्जी था। ठीक है, तो उसके जेल काटने का प्रमाण पत्र भी उसके साथ संलग्न था। देखिए, अब वो तो जेल गया नहीं था जहाँ तक मुझे पता है इस उपन्यास में अभी तक, जहाँ तक इसमें हम इस पीडीएफ से हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार वह जेल नहीं गया था। तो जेल नहीं गया था, तो इससे क्या समझ में आता है कि उसका जो प्रमाण पत्र था वो भी झूठा था। यह झूठ देख तारा क्रोध से भर उठी। देखिए अब तारा को जब पता चला होगा कि ये जो सोमराज आया है ये तो पहली बात तो इसका आवेदन गलत है, दूसरी बात ये जो प्रमाण पत्र लाया है जिसमें उसके जेल की सज़ा का वर्णन है यानी जेल में सज़ा काटने का वर्णन है वो भी गलत है यानी वो भी फर्जी है। उसे बड़ा क्रोध आया। यह देख तारा क्रोध से भभक उठी। फिर उसने तटस्थ रूप धारण कर कह दिया कि उत्तर डाक से भेज दिया जाएगा। देखिए स्त्री कभी कभी स्त्री का गुण होता है धैर्य, और देखिए उसने कितने धैर्य का परिचय दिया। सोमराज चुपचाप उठकर चला गया। वह खून का घूंट पीकर रहेगा। जब उसके सामने मतलब एक तरह से तारा ने अधूरा उत्तर दिया, क्योंकि अगर काम पूरा हो जाता तो तारा तुरंत उस पर मतलब अप्रूव कर देती उसके लोन को, लेकिन उत्तर भेज दिया जाएगा इसके कई संकेत होते हैं। तो सोमराज को भी बड़ा गुस्सा आया। तारा ने केस चारी के पास वापस भेज दिया। चारी बौखला उठा। देखिए चारी मैंने बताया था कि चारी पुरुष का नाम है, बौखला उठा, या अगर स्त्री का नाम होता तो यहाँ बस उठ ही रहता। ठीक है, तो चारी बौखला उठा। अतः तारा की बदली सूचना विभाग में कर दी गई। यह तारा को लिखा है ना, तारा को है कि रहेगा, तारा को अपनी पराजय और अपमान महसूस हुई। मतलब ऐसा रहना चाहिए कि इस घटना से तारा को अपनी पराजय और अपमान का एहसास हुआ। ठीक है, इस तरह हमारा 15वां प्रकरण समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे ज़्यादा बचे नहीं हैं, थोड़े से ही बचे हैं। कनक को जलंधर से आए 2 वर्ष हो गए थे। देखिए कनक पहले, अब इससे पहले कनक कहाँ थी? कनक कनक अपने पति के साथ यानी जयदेवपुरी के साथ जलंधर में रहती थी, लेकिन दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ते गया, और जो कनक थी वो आ गई अपने घर दिल्ली। ठीक है, उसके परिवार वाले वहीं रहते थे। पुरी उसे संभालने और लौटा आने का निरंतर प्रयत्न करता रहा। पुरी ने बहुत प्रयत्न किया। ठीक है, कनक ने एक जगह काम करना आरंभ कर दिया था, यानी कनक रोजगार खोज रही थी, आजीविका के साधन खोज रही थी, और उसे काम भी मिल गया था। वो बराबर से एकदम अच्छा से काम कर रही थी। पंडित जी का प्रेस 200 रुपये माहवार के ठेके पर उठा दिया गया था। देखिए
याद रखिए कि पंडित जी यानी जो कनक के पिताजी हैं वो प्रेस चलाते थे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पंडित जी ने ही जो जयदेवपुरी है उसको एक क्या अनुवाद करने के लिए दिया था ना, हिंदी से उर्दू के लिए एक पुस्तक अनुवाद करने के लिए दिया था और उनका प्रेस था। और वहीं पर वर्णन हमें मिला था कि जयदेवपुरी सोच रहा था कि अब मुझे प्रेस संभालना है। तो ये याद रखिएगा, इसका वर्णन पहले ही मिल चुका है कि पंडित जी का एक प्रेस था। तो यहाँ पर लिखा है कि पंडित जी का प्रेस 200 रुपये माहवार के ठेके पर उठा दिया गया था। ठीक है। पंडित जी कनक के संबंध में बहुत चिंतित रहते थे। अब बाप को बेटी की चिंता तो होती है, जैसा कि समाज है हमारा। वो बेटे के संदर्भ में चिंतित नहीं रहेगा, भले ही बेटा निकम्मा हो, नालायक हो, जाहिल हो, लेकिन बापों को बेटों की कम चिंता होती है, बेटियों की ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि समाज ही ऐसा निर्मित कर दिया गया है या फिर ऐसा बन पड़ा है कि स्त्रियों को परिवार का मतलब ये माना जाता है कि स्त्री की इज्जत चले जाने से परिवार की इज्जत चली जाती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे समाज में, भारत में जो गालियाँ प्रचलित भी है वो स्त्री के अंगों को लेकर है, क्योंकि समाज में स्त्री को एक पवित्र और सम्मान की वस्तु माना जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपमान की वस्तु है, लेकिन स्त्रियों को ही क्यों, स्त्रियों को क्या हमने वस्तु मान लिया है? तो इसीलिए बापों को हमेशा बेटियों की इज्जत की चिंता रहती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें परवाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्त्रियों की क्यों, बेटों की क्यों नहीं? क्योंकि स्त्री को एक संकुचित दायरे में समाज ने भर रखा है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करूँगा। पुरी के अप्रत्यक्ष रूप से संबंध विच्छेद कर लेने की धमकी दी। पुरी ने अप्रत्यक्ष रूप से संबंध विच्छेद कर लेने की धमकी दी। यानी जब लंबे समय तक कनक दिल्ली से वापस नहीं लौटी तो पुरी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं अगर तुम कनक को उसने कहा कि अगर तुम ऐसा ही रखोगी तो मैं संबंध तोड़ लूँगा, तलाक दे दूँगा। ठीक है। परंतु कनक दृढ़ बनी रही। एक दिन पंडित जी ने तटस्थ भाव से कनक से कह दिया कि वह गिल से विवाह कर ले। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक समय जब कनक अकेली थी तब वह गिल से उसके और गिल के बीच अच्छा अच्छा संबंध था, और गिल ने एक बार अपने प्रेम का इजहार भी किया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो पंडित जी का कहना था कि तुम अगर इसको पसंद नहीं करती, जयदेवपुरी के साथ तुम नहीं रह सकती, तो तुम गिल से विवाह कर लो। गिल भी कनक को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का उत्सुक था। मैंने अभी बताया कि गिल एक समय गिल एक बार मतलब एक बार कनक को इजहार कर चुका था अपने प्रेम का। तो वही है कि वो उत्सुक था उसको पत्नी के रूप में पाने के लिए। कनक ने गिल से बात पक्की कर ली, यानी कनक ने सोच लिया कि अब संभवतः वह विवाह करेगी। सन 1957 के आरंभ में देश में आम चुनाव होने लगे थे। ठीक है। कांग्रेस सरकार जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए 1956 में अपनी दूसरी विशाल आर्थिक योजना लागू कर देना चाहती थी। अच्छा, चूंकि चुनाव 57 में थे तो कांग्रेस चाहती थी कि 56 में अपनी दूसरी विशाल आर्थिक योजना लागू कर दी जाए ताकि वोट बैंक अपनी ओर खसकाया जा सके। पूंजीपतियों के समाचार पत्र सरकार की आर्थिक नीतियों को घातक बता रहे थे। चूंकि आर्थिक योजना थी तो इसमें संभवतः जनता का कल्याण रहा होगा, इसलिए पूंजीपतियों के मतलब पूंजीपतियों द्वारा संचालित होने वाले जो अखबार थे, समाचार पत्र थे या फिर मीडिया थी, वो सरकार की आर्थिक नीतियों को बहुत घातक बता रहे थे। क्योंकि सामान्य सी बात है कि किसी व्यक्ति से अगर भोजन छीना जाएगा तो वो तो हमला करेगा ही ना। तो जनता की भलाई से पूंजीपतियों का निश्चित रूप से तो कुछ न कुछ तो नुकसान होना ही था। तो इसलिए वो इन सब आर्थिक नीतियों का विरोध कर रहे थे। इनका प्रचार था कि उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण रहने से धांधली और अपव्यय होगा। इनका प्रचार था कि उद्योगों पर सरकारी अच्छा मतलब जो पूंजीपति थे उनका मानना था कि उद्योगों पर अगर सरकारी नियंत्रण रहा तो इससे धांधली और अपव्यय होगा, मतलब बिना मतलब के खर्च होगा। ठीक है। तारा की गणना भले ही अफसरों में नहीं थी। अच्छा, तारा की गणना भले ही अफसरों में नहीं थी। याद रखिए, तारा तो नौकरी कर रही थी, भले ही अफसरों में नहीं थी, क्योंकि वह रिश्वत नहीं लेती थी, इसलिए लोग काम के लिए उसके पास कम आते थे। अच्छा, रिश्वत नहीं लेती इसलिए लोग काम के, चूँकि देखिए जो अधिकांश काम होते थे बड़े अफसरों के, तो जो लोग होते थे वो ऐसे लोग मतलब लोग जो होते थे वो अधिकांश
ऐसे लोगों को खोजते थे जो उनका काम कर दे रिश्वत लेकर, क्योंकि मतलब क्योंकि अधिकांश लोग आते थे वो अपने छोटे स्वार्थ हो या पास या फिर कहीं पास कुछ हो रहा है तो उनको कुछ लाभ मिल जाए, इन सब कामों के लिए आते थे। तो जो तारा थी वो एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ महिला थी, तो वो सब रिश्वत तो लेती नहीं थी, तो इसलिए लोग उनके पास कम आते थे। माथुर माथुर कहता था कि शासन में बड़े बड़े अधिकारी रिश्वतखोरी और कुनवा परस्ती में डूबे हुए हैं। अच्छा, माथुर माथुर मैं बता चुका हूँ माथुर कौन है। माथुर जो चड्ढा है, चड्ढा का सहयोगी है या मित्र है कहिए तो। और चड्ढा कौन है? चड्ढा है नर्स मर्सी का प्रेमी है। और अब नर्स मर्सी कौन है? नर्स मर्सी वह महिला है जो एक समय तारा के साथ रहती थी, ठीक है। तो ये संबंध याद रखिएगा, मैं संबंध इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कहानी में जो संरचना है कि कौन पात्र किससे जुड़ा है, क्योंकि अगर अगर आप याद रखेंगे कि ये पात्र है, फलाना पात्र है, फलाना पात्र है, तो आपको याद नहीं रह पाएगा पात्रों के संबंध में, और आप नेट की परीक्षा में त्रुटि कर देंगे। तो इसलिए मैं बार बार मैं कई बार बता चुका होता हूँ पात्रों का परिचय यानी पात्र कैसा जुड़ा है, लेकिन मैं फिर बताता हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए पूरे पात्र। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जिस इस उपन्यास में जो पात्र एक बार आए हैं उनको आप याद रखें, लेकिन जो बार बार दोहराए जा रहे हैं उनका तो आपको स्मरण या फिर स्मरण होना ही चाहिए और आपकी स्मृति में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता टैक्स और महंगाई की मार से परेशान है। अच्छा, जो माथुर है वो बोल रहा है कि जनता टैक्स और महंगाई की मार से परेशान है। अमीर और अफसर जनता के रुपये से अपनी जेबें भर रहे हैं। मतलब जो पूंजीपति वर्ग है वो इस परिस्थिति का लाभ उठा रहा है। सरकारी धन सामान की खुली लूट हो रही है, यानी सरकारी संपत्ति का अपव्यय हो रहा है। बांधों में सीमेंट की जगह रेत भरी जा रही है, यानी जो बांध निर्माण किए जा रहे हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और उसमें भी धांधली हो रही है। उसमें जो उसका निर्माण किया जा रहा है वो भी बहुत ही ख़राब स्तर का है, यानी जो निर्माण जिन वस्तुओं से जिन मटेरियल से निर्माण किया जाना चाहिए उस उन मतलब जिन वस्तुओं से निर्माण किया जाना है उन वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है और वो मजबूत नहीं है। ये माथुर बता रहा है कि देश की स्थिति कि क्या क्या हो रहा है देश में, ठीक है। नरोत्तम का कहना था कि आज कल ईमानदारी और कर्तव्य परायणता दुर्लभ हो रही है। नरोत्तम कौन है मैं बता चुका हूँ। नरोत्तम एक अमीर व्यक्ति जिसका नाम है मिस्टर अग्रवाला के पहली पत्नी का बेटा है। और इसी के घर में मतलब नरोत्तम और मिस्टर अग्रवाला के घर में ही तारा एक समय रुकी थी। तो और तारा और नरोत्तम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। तो नरोत्तम ही कहता है कि ईमानदारी और कर्तव्य परायणता तो दुर्लभ होती है। विधानसभा के सदस्य अपनी जेबों से हजारों रुपया खर्च कर व्यर्थ ही चुनाव नहीं लड़ते। हाँ, मतलब यहाँ बस एक तरह से राजनीति पर व्यंग्य किया गया है कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो जेब से इतने सारे पैसे लगाकर व्यर्थ चुनाव में नहीं लड़ते। उनको निश्चित ही चुनाव जीतने के बाद करोड़ों का लाभ होता होगा तभी तो वो हज़ार लगाते हैं। सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति स्वार्थ पर जीता है वो कहीं पर भी बिना स्वार्थ के तो काम नहीं करेगा। तो राजनेता तो कोई कोई दधीची नहीं है कि लोक कल्याण के लिए या मानवता के हित के लिए अपने जीवन को दांव में लगा दे या फिर अपनी संपत्ति को अर्पित कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारा अनुभव करती थी कि शासन और नेता वर्ग में चलने वाले धांधली और आपाधापी जन सामान्य के जीवन में भी उतर आई है। यानी तारा देख रही थी कि जैसा शासन वर्ग और नेता वर्ग में धांधली और आपाधापी मची हुई है, जन सामान्य में भी उसका असर है। जनता भी अपने स्वार्थों के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, चाहे वो फर्जी आवेदन के द्वारा लोन प्राप्त करना हो या फिर अन्य किसी माध्यम से किसी को सताया जाना या फिर किसी से लाभ उठाना हो, ठीक है। चारों ओर इसी का साम्राज्य है। जनता इसके विरुद्ध आवाज़ ही नहीं उठाती तो सरकार क्या करे। यानी ये जो कथन है ये तारा का विचार है कि जब जनता ही विरोध नहीं कर रही है तो सरकार करे ही क्या। डॉक्टर नाथ जानते थे कि उद्योगपति और ये सब, देखिए ये सब जो बातें हैं ये सब कहाँ हो रही है, ये सब मतलब उनकी चर्चाएं हैं परस्पर, ठीक है। डॉक्टर नाथ जानते थे कि उद्योगपति और व्यवसायी नकली आय व्यय
का हिसाब दिखाकर लाभ कम दिखाते हैं। अच्छा, मतलब डॉक्टर प्राणनाथ जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, वो जानते थे कि उद्योगपति और ये मतलब उद्योगपति और व्यवसायी जो होते हैं उनके दिखाने के लिए अलग पर्ची होती है और हिसाब की किताब के लिए अलग पर्ची होती है। यानी उनके वे जो लाभ कमाते हैं और उनका जो हिसाब किताब होता है वो उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं करते, वो एक बनावटी रूप में हिसाब किताब प्रदर्शित करते हैं ताकि जिससे उनके लाभ और आमदनी का अंदाज़ा ना लगाया जा सके। उनका विचार था कि उत्पादन पर राष्ट्रीय नियंत्रण रहने से महंगाई दूर होगी। मतलब इनका मानना था, डॉक्टर नाथ का मानना था कि उत्पादन पर राष्ट्रीय नियंत्रण यानी उद्योग धंधों पर राष्ट्रीय नियंत्रण यानी सरकार का नियंत्रण होने से महंगाई दूर होगी। ठीक है, भावी विकास के लिए अधिक पूंजी मिलेगी। अच्छा, आगे की विकास के लिए मतलब भविष्य में विकास के लिए अधिक पूंजी मिलेगी। पर अपनी बात प्रमाणित करने के लिए उनका विभाग तत्व संबंधी आंकड़ों और ब्यौरे मतलब ब्यौरे मतलब पूरा लेखा जोखा एकत्र कर रहा था। यानी जो प्राणनाथ का विभाग था वो इन चीज़ों के बारे में आंकड़े और ब्यौरे एकत्रित कर रहा था कि किस तरह का किया जाना चाहिए, कि राष्ट्रीय नियंत्रण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर नियंत्रण रहेगा तब। चड्ढा भी व्यक्तिगत रूप में यही कर रहा था। चड्ढा यानी मैं बता देता हूँ चड्ढा का नाम क्या था। इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। चड्ढा का नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिए। तो चड्ढा व्यक्तिगत रूप में यही कर रहा था। एक दिन डॉक्टर के घर पर चड्ढा गिल यानी प्रीतम सिंह गिल, तारा, नरोत्तम, कनक आदि ने की महफिल जमी। ठीक है, वहाँ अनेक विषयों पर बातें हुई। तारा ने सबके लिए चाय का प्रबंध किया। ये मुझे समझ नहीं आता, स्त्रियों को ही ये सब काम क्यों सौंपा जाता है। मेरे सामने हर बार प्रश्न उठता है कि कहीं बस महफिल जमी है तो ये स्त्रियों को ही। हाँ ठीक है, उस समय का समाज, लेकिन जब आधुनिक समाज में मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ कि स्त्रियाँ स्वयं ही इन सब कामों को स्वीकार कर रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्त्री को नहीं करना चाहिए, और मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर बार स्त्री ही इन सब कामों को क्यों करे, पुरुष क्यों नहीं कर सकते। अगर 5 लोग बैठे हैं तो उनमें से एक स्त्री है तो स्त्री चाय बनाने क्यों जाए, स्त्री बैठकर बातें क्यों नहीं कर सकती और एक पुरुष चाय बनाने क्यों नहीं जा सकता। ये मेरा मैं बार बार मैं ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आता था बहुत पहले से। अब समझ में आने लगा कि समाज की संरचना ही ऐसी बना दी गई है या फिर लोगों ने इस संरचना को आत्मसात कर लिया है कि यही सही सबको सही लगता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं जब कभी दिवाली छुट्टी में या फिर किसी छुट्टी में घर जाता हूँ, मैं कई बार पूरे घर के लिए मैंने अपने पूरे घर के लिए खाना बनाया है। तो मैं देखता हूँ कि कभी अगर मोहल्ले के लोग आ जाते हैं ना कि और क्या चल रहा है ऐसा फलाना ढिमकाना, जानते हैं आप लोग मोहल्ले के लोगों को बहाना चाहिए किसी के घर में घूमने जाने के लिए, क्योंकि करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। तो जब कई बार उन्होंने जब मुझे देखा खाना बनाते हुए, तो लोग ऐसे हाय राम मीकल खाना बना रहा है ऐसे। तो मेरे लिए तो बड़ा विस्मय होता था कि भाई इसमें क्या है। अब उनको उनकी पुरानी धारणाएं, उनकी पुरानी मान्यताएं, उनके पुराने विचार, रूढ़ी जो उनके मन में रूढ़ियाँ बसी हुई है, अब वो उसके अनुसार व्यवहार करते थे। तो अभी हमें हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो इन सब सभी परंपराओं, रूढ़ियों, मान्यताओं को चुनौती दे। ठीक है, हम इस टेक्स्ट की ओर आते हैं। मैं बहुत इधर उधर की बातें कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी बीच बीच में बोल देना मुझे सही लगता है। अंत में उसने डॉक्टर से घर जाने की अनुमति मांगी। यानी तारा ने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, अनुमति मांगी उसने। दिल्ली के घरेलू नौकर दिन में 3-4 घंटे की छुट्टी चाहते थे। अच्छा, दिन में यानी जो दिल्ली में जो काम करते थे वो दिन में यानी दोपहर के बीच 3-4 दिन की छुट्टी चाहते थे। अच्छा, मतलब जैसे कि मुझे जहाँ तक इससे समझ में आ रहा है, मैंने अभी तक ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा, तो हो सकता है मुझसे त्रुटि हो, आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो दिल्ली के जो घरेलू नौकर होते थे वो 3-4 घंटे की छुट्टी मानते थे। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो आमतौर पर छुट्टियाँ होती है यानी एक पीएम से जो 2 या 3 पीएम तक जो छुट्टी होती है यानी दोपहर को 1-2 घंटे की छुट्टी होती है, उसको बढ़ाकर वो 3-4 घंटे की छुट्टी चाहते थे। तारा ने अपने नौकर परसू को इसकी इजाज़त दे दी। यानी तारा ने कहा तुम जाओ यार छुट्टी, ठीक है। याद रखिएगा परसों इसमें नया आ रहा है, तो इसको मैंने वैसे
ठीक किया नहीं है, कर ही देता हूँ। परशु, ठीक है, इजाज़त दे दी। यह हवा उस क्षेत्र के सारे घर घरेलू नौकरों में फैल गई। यानी जब एक व्यक्ति को दिया जाता है ना, तो पूरे समाज उसका अनुकरण करने लगता है, क्योंकि नौकरों को उससे लाभ था। और सामान्य सी बात है कि अगर छुट्टी दे भी दिया जाए तो उतना कोई घाटा नहीं है यार। और दिल्ली का वातावरण, ठीक है, तो अब दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए तो दूसरा मुद्दा है। इस बात से मोहल्ले के लोगों ने तारा को खूब कोसा। अब जब कि जिस व्यक्ति ने इस प्रथा को शुरू किया, इसके कारण लोग कोसेंगे ही तारा को। कंचन यानी कनक की छोटी बहन और नरोत्तम का विवाह हो जाने से मिसेस अग्रवाला भी उसके मुंह फुलाए थी। अच्छा, क्यों फुलाए हुए थी? क्यों फुलाए हुए थे ये बताइए। मुझे तो जहाँ तक याद आ रहा है कि मुझे ये याद नहीं आ रहा है, मतलब कंचन और नरोत्तम का विवाह हो जाने से मिसेस अग्रवाला भी उसके मुंह फुलाए हुए थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसका कारण। आप अगर हो सके तो आप कमेंट करिएगा इसका कारण। तारा इस वातावरण में घुटी जा रही थी। अच्छा, मतलब पहली बात, जो मिसेस अग्रवाला है वो तारा से नाराज़ है, ठीक है, और तारा से भी नाराज़ है, और क्योंकि तारा के कारण ही संभवतः ये विवाह हो पाया है, ठीक है। एक दिन डॉक्टर नाथ उससे मिलने आए। मतलब तारा तारा इस वातावरण में घुटी जा रही थी, एक दिन डॉक्टर नाथ उससे मिलने आए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मतलब डॉक्टर नाथ तारा से मिलने आते हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारी यूनियन के दबाव के कारण भूप सिंह अनिच्छापूर्वक उनके घर से चला गया है। अनिच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक उनके घर से चला गया है। यानी क्या बताया जाए, कर्मचारी यूनियन के दबाव के कारण भूप सिंह अनिच्छापूर्वक उनके घर से चला गया है। यानी कोई कर्मचारी है वो घर से चला गया है, घर से दबाव के कारण अनिच्छापूर्वक घर से चला गया। यानी समझ में आ रहा है कि कोई अधिकारी है वो अपने घर को छोड़ के चला गया है। घर में सफाई ना अच्छा घर में सफाई ना होने से वह बहुत परेशान है। अरे माफ़ कीजिएगा, मैं गलत अर्थ प्रकट कर मतलब समझ रहा था इसका। संभवतः ये भूप सिंह है वो उनका नौकर है, और ये घर में बहुत आवाजाही और काम के कारण वो मतलब अपने काम को छोड़कर भाग गया है या फिर छोड़ कर चला गया है। घर में सफाई ना होने के कारण वह बहुत बहुत परेशान है। उन्होंने यह भी बताया कि एक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पूरी सूद जी के साथ दिल्ली आया था। और वो तारा को बताते हैं कि तारा को बता रहे हैं, मतलब उसके भाई के बारे में बता रहे हैं कि एक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पूरी यानी उसका भाई यानी तारा का भाई सूद जी के साथ, यानी मतलब पूरी और सूद जी का संबंध तो आप जानते ही हैं कि सूद जी ने पूरी की बहुत सहायता की थी और सूद जी उसको अपना दाहिना हाथ मानते थे, किसे, पूरी को। तो वो मतलब कौन डॉक्टर नाथ बताते हैं कि पूरी अभी सूद जी के साथ दिल्ली आया था, ठीक है, समिति की बैठक में। सूद जी भी अजीब तानाशाही ढंग का आदमी है। सूद जी मतलब वो बता रहे हैं कि मतलब डॉक्टर प्राणनाथ तारा को बता रहे हैं कि सूद जी भी अजीब तानाशाही ढंग का आदमी है। वह राष्ट्रीय उत्पादन नियंत्रण संबंधी योजना का विरोध कर रहा है। यानी जो डॉक्टर प्राणनाथ तारा को बता रहे हैं कि जो डॉक्टर सूद जी हैं वो राष्ट्रीय उत्पादन नियंत्रण योजना यानी जिसके द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन या फिर उद्योगों पर नियंत्रण किया जाना है, तो जिस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पादन पर नियंत्रण किए जाने की योजना है उसका विरोध डॉक्टर सूद जी कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर प्राणनाथ तारा को बताते हैं। कहता था यानी सूद जी सूद जी ने जो कहा वो तारा को बताया जा रहा है कि कहता था कि यह तो सीधी साधी कम्युनिज्म की धमकी है। ठीक है, यह योजना कांग्रेस के लिए आत्महत्या बन जाएगी। ठीक है, यह योजना कांग्रेस के लिए आत्महत्या बन जाएगी। पुरी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पुरी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पूंजी के सिमट जाने और पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता से वंचित हो जाने की बात कही। अच्छा, पुरी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पूंजी के सिमट जाने और पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता से वंचित हो जाने की बात कही। यानी
जो सूद जी कह रहे थे कि ये सब कम्युनिज्म की धमकी है और इससे और ऐसा यानी राष्ट्रीय उत्पादन नियंत्रण समिति योजना को मंजूरी देने से जो पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नियंत्रण पर सरकारी नियंत्रण हो जाएगा तो पश्चिमी राष्ट्रों के जो उद्योग धंधे हैं वो भारत में विकसित नहीं हो पाएंगे, यानी भारत का पश्चिमी जगत से जो संबंध बेहतर बन सकता था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार की दखलंदाजी से आमतौर पर विदेशी कंपनियां हैं वो बचती है। मतलब उनको जब तक पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक वो किसी देश में उद्योग धंधों को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं होती। तो सूद जी बता रहे थे ये सब, तो पूरी भी उसमें हामी भर रहा था कि सही बात है बोल के। सूद जी ने कहा कि चुनाव में करोड़ों खर्च होंगे, वह धन हम ही लोगों को इकट्ठा करना होगा, न कि प्रधानमंत्री को। सूद जी ने कहा कि चुनाव में करोड़ों खर्च होंगे, वह धन हम ही लोग इकट्ठा करना होगा, न कि प्रधानमंत्री को। यानी चूंकि यह प्रधानमंत्री का निर्णय था और कुछ लोगों का, तो वो बोल रहे हैं कि चुनाव के लिए खर्च के लिए तो पैसा तो हमें ही इकट्ठा करना होगा ना। मतलब सूद जी खुद कांग्रेस के नेता हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर चुनाव के लिए पैसा तो हमें इकट्ठा करना होता है ना, भले ही प्रधानमंत्री निर्णय ले लें। ठीक है, प्रधानमंत्री तो हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। ठीक है, इसके उपरांत सूद जी ने डॉक्टर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह सरकार से, यानी डॉक्टर प्राणनाथ के सामने प्रस्ताव रखा कि वह सरकार से त्यागपत्र दे और त्यागपत्र दे राष्ट्रीय खोज संस्था में आ जाए। अच्छा, यानी डॉक्टर प्राणनाथ सॉरी सूद जी उनको सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर प्राणनाथ को कि आप सरकार से त्यागपत्र दे दें और राष्ट्रीय खोज संस्था, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय खोज संस्था, इसको टिक कर लेता हूँ, राष्ट्रीय खोज संस्था, ये ठीक है, राष्ट्रीय खोज संस्था में आ जाए, मतलब वो आमंत्रित कर रहा है प्राणनाथ जी को। वेतन भी वहाँ से अच्छा मिलेगा और साल 2 साल में वह किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन जाएंगे। यानी साफ साफ सूद जी डॉक्टर प्राणनाथ को एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप सरकार को छोड़िए, माफ़ कीजिएगा, सरकार को छोड़िए और हमारे साथ आ जाइए और आप थोड़े दिन में ही किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन जाएंगे। सूद जी इसका आश्वासन देने को तैयार थे। ठीक है, तारा ने डॉक्टर को खाना खिलाया, चूँकि कौन है, हाँ, ये सब जो बात है ये डॉक्टर प्राणनाथ तारा को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ उस बैठक में। और ये सब चर्चा होने के बाद डॉक्टर प्राणनाथ को तारा खाना खिला रहे हैं और तारा के द्वारा खाना परोसा जा रहा है। फिर अपने नौकर परसू फिर अपने नौकर परसू को उनके साथ उनके घर सफाई वगैरह करने के लिए भेज दिया। यानी तारा का नौकर था परशु, ठीक है, तारा का नौकर था परशु, उसको उन्होंने डॉक्टर प्राणनाथ के यहाँ के लिए डॉक्टर प्राणनाथ के घर में सफाई के लिए भेज दिया। परंतु इतने से ही संतुष्ट न होकर वह दफ्तर से 3 बजे स्वयं डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। यानी जो अरे यार, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, इतने से संतुष्ट न होकर वह दफ्तर से 3 बजे स्वयं डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई। यानी जो तारा थी उसका मन इतने से संतुष्ट नहीं होगा, वो डॉक्टर प्राणनाथ को परेशानी में पाकर स्वयं साफ सफाई के लिए पहुँच गई। परसू वहाँ सो रहा था। परसू को जिस काम के लिए भेजा गया था संभवतः वह उस काम को छोड़कर सो रहा था। तारा स्वयं सफाई करने में जुट गई। 5 बजे वह कपड़े धोने में जुट गई। इसी समय डॉक्टर दफ्तर से आ गए। वह हड़बड़ा कर शर्मा गई। ठीक है, शर्मा गई। उसने डॉक्टर से मान किया मतलब डॉक्टर से मान किया, यानी छोड़िए इसको, डॉक्टर से मान के यानी उनको शायद नमस्कार किया हो सकता है। डॉक्टर ने बहुत संकोच के साथ उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देखिए, मर्सी ने जो तारा को एक बार ऐसा टोंच मारा था कि डॉक्टर तुम्हें चाहता है, वास्तव में संभव उसकी बात सही थी। डॉक्टर उसे सच में चाहता था, तभी उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुन तारा की गर्दन झुक गई, उसके हृदय में रुलाई उमड़ रही थी, यानी उसका मन रोने को हो रहा था। वह उठकर चली गई और जब कुछ देर बाद संयत होकर बाहर आई तो डॉक्टर जा चुके थे। तारा अपनी अभद्रता के कारण ग्लानि से धरती में गड़ गई।
यानी तारा को एहसास हुआ कि उसे इस तरह किसी दूसरे के घर में आकर इन सब कामों में नहीं जुटना चाहिए, तो उसे बहुत अच्छा नहीं लगा। और डॉक्टर भी जा चुके थे, तो उसको लगा कि ये सब क्या हो रहा है कि मैं इसके घर सफाई करने के आ गया और उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रख दिया। संभवतः तारा को अपना अतीत याद आ गया होगा, जिसके कारण उसको लगा होगा कि फिर जो मेरे साथ पहले पूर्व में हुआ कहीं फिर वही दोबारा ना हो जाए। क्योंकि व्यक्ति को जब एक बार चोट लगता है ना, उसके बाद उसका मन कुछ ऐसा हो जाता है कि हर चीज़ से उसे डर लगने लगता है कि कहीं जिस चीज़ से मैं पहले टकराई थी या जिस चीज़ ने मुझे पहले रुलाया था, मैं कहीं उस वस्तु को ही पुनः अपने जीवन में आमंत्रित को तो नहीं कर रही। ऐसा प्रश्न बार बार एक ठुकराए हुए, एक हारे हुए या फिर एक अनुभवी इंसान को ये बात परेशान करती रहती है। ठीक है, तो संभवतः मेरी दृष्टि में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तारा को भी ये मन में ख्याल आया होगा कि क्योंकि वो अपने अतीत से बहुत दुखी है, तो इसीलिए वो जब विवाह का प्रस्ताव रखते हैं डॉक्टर प्राणनाथ, तो उसे रोने का मन करता है। और उसे बाद में जब वो कमरे से लौट कर आती है संयत होकर, तो उसे अभद्र, यहाँ पर लिखा है कि तारा अपनी अभद्रता के कारण ग्लानि से धरती में गड़ गई, तो उसे शायद इस बात का पछतावा हुआ होगा कि मैं आखिर क्यों डॉक्टर प्राणनाथ के घर में सफाई करने के लिए आ गया और ये सब कांड हो गया कि उन्हें प्रस्ताव रख दिया। क्योंकि ये सब प्रस्ताव रखने के बाद ना रिश्ते, मतलब जैसे आपका कोई लड़का, मतलब दो लड़के या लड़की दोस्त हैं, ठीक है, और किसी ने आपको मतलब लड़के, मान मान के चलिए, इसको अच्छा से बताता हूँ। एक लड़का और एक लड़की दोस्त हैं, ठीक है, और वे एक दूसरे को अच्छे से तरह से जानते हैं, और किसी दिन लड़के ने लड़की को इजहार कर दिया प्यार का, ठीक है, और लड़की ने मना कर दिया। अब आप बताइए, ये दोनों लड़के या लड़कियों के बीच पहले जो दोस्ती का संबंध था, वो क्या वैसा ही दोस्ती का अच्छा संबंध और सहज संबंध होगा? मुझे नहीं लगता होगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके बीच ये सब होने के बाद उन दोनों की दोस्ती अच्छी रह पाती है। हाँ, कुछ लोग निश्चित रूप से अपवाद होते हैं जो जिनकी दोस्ती अच्छी रहती है। लेकिन इसीलिए एक बार की बात है कि मैं आपको कहाँ किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार की बात है, एक लड़की से मैं मिला था। तो उसने क्या किया कि मैं उससे बात करने लगा था, तो उसने मुझे कुछ ही दिन में बता दिया। ये करीबन बहुत, मतलब कुछ समय पहले की घटना है कि उसने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरा एक लड़का है जो फलाना, मतलब उसको मैं चाहती हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं मेरी पढ़ाई लिखाई होने के बाद। अब वो भी मुझे पसंद करता है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। तो अब मुझे ये बात, मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मैंने उससे कुछ ही दिन पहले बात करना शुरू किया था और उसने अचानक से बिना संदर्भ के वो बात बीच में ला दी। तो मुझे अजीब लगा कि ये बात इस चर्चा के बीच में आ कैसे गई, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद और मैं जानता था कि मैं उससे बात क्यों क्यों कर रहा हूँ। मेरे मन में वैसी मनसा नहीं थी जैसे आमतौर पर लड़कों के मन में होती है। कुछ दिन बाद जब हम दोनों की बातचीत अच्छी होने लगी और उसके बताने पर कि मेरे मतलब मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मेरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो कुछ दिन बाद उसने मुझे बताया कि आपको बड़ा रोचक लगेगा कि मैंने ऐसा तुमसे इसलिए कहा था क्योंकि जब एक दोस्ती बन जाती है और जब दोस्ती के पीछे मोटिव ये होता है कि मतलब इस लड़की से मुझे कुछ मिल जाएगा या फिर इससे मैं कुछ करूँगा, या फिर जैसे लड़कों के मन में जो भावना होती है कि कोई लड़की अकेले, मतलब अकेलापन जब घेरता है तो कोई लड़की होनी चाहिए, ऐसे लड़कों के मन में भाव होता है। तो वो लड़की मुझसे बोली कि मैंने तुमसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम बाद में तुम इस दोस्ती के पीछे मोटिव वो ना रखो जो आमतौर पर लड़के रखते हैं। अगर तुम मेरे पास उन मोटिव के साथ आए हो, तुम लौट जाओ, इसलिए मैंने तुमको ये बताया था। क्योंकि वो सब होने के बाद, मतलब दोस्ती बनने के बाद अगर कुछ बाद में ऐसा कुछ होता है कि प्यार का इजहार कर दिया और ऐसा, और दूसरा चाहता नहीं ऐसा कुछ, तो दोस्ती बनी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो चलिए, बहुत हो गया। तो उसने इस ऐसा बताया, तो मैंने बोला अरे यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी सब बातें होती हैं। तो इसीलिए यहाँ तारा जो है वो संभवतः मेरे दृष्टि में हो सकता है
उपन्यास में कुछ और दिया हुआ और मैं कुछ और बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने झूठे सच को तो पूरा, मतलब पूरा क्या पढ़ा ही नहीं है वास्तव में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रात को 10 बजे उसने बड़ा साहस कर डॉक्टर को फ़ोन किया, क्योंकि डॉक्टर जब तारा रुआसू होकर कमरे में चली गई तो डॉक्टर प्राणनाथ भी चले गए अपने ऑफिस में। तो रात को 10 बजे जब तारा उनके घर में थी तो उन्होंने मतलब तारा ने डॉक्टर प्राणनाथ को फ़ोन किया, वह और बताया कि वह विवाह के योग्य नहीं है। अब पूछने पर वह कारण नहीं बताई, रोने लगी। रविवार को डॉक्टर ने फ़ोन कर मिलने की उत्सुकता प्रकट की। तारा ने कहा कि वह 9 साढ़े 9 बजे तक उनके घर आ जाएगी, यानी संभवतः ये रात का समय होगा, ठीक है। 9 साढ़े 9 बजे तक उनके घर आ जाएगी, ठीक है। तारा की पीली सफ़ेद मोम सी तारा की पीली सफ़ेद मोम सी स्वप्न में चलती सी मूर्ति को देखकर डॉक्टर को बड़ा विस्मय हुआ। तारा की पीली सफ़ेद मोम सी स्वप्न में चलती हुई मूर्ति को देखकर डॉक्टर को बड़ा विस्मय हुआ। अच्छा, मतलब डॉक्टर ने मतलब जो डॉक्टर प्राणनाथ थे उनके सपने में तारा की मूर्ति आई थी, एक पीली सफ़ेद मोम सी, ठीक है। ये जो भी उपमाएँ दी गई है उनके बहुत पूछने पर अंत में तारा ने बताया, मतलब वो तारा से पूछना चाहते थे कि आखिर तुम विवाह की योग्य क्यों नहीं हो। तारा ने बताया कि उस गुंडे से एक भयंकर रोग लग गया था। अच्छा, समझ न होने से वह समय पर अपना इलाज भी नहीं करवा पाई थी। सुनकर डॉक्टर ने कहा कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा दे वह कि वह अब वह सुनकर डॉक्टर ने कहा कि अब वह अपनी पत्नी का इलाज करवाएगा। इलाज देश में या देश से बाहर कहीं भी सुविधा अनुसार हो सकता है। शीघ्र ही विवाह की रस्म पूरी हो जानी चाहिए। तारा डॉक्टर के पैरों पर गिरकर फपक कर रो पड़ी। अच्छा, यानी जो गुंडे ने तारा को उठा लिया था उसके कारण उसको कुछ मतलब संभवतः कुछ ऐसी बीमारी हो गई या फिर कुछ यौन रोग हो गया हो या फिर कुछ और दूसरा, क्योंकि उस गुंडे ने तारा के साथ बहुत ज़्यादती की थी। उसको संभवतः उसका यौन उत्पीड़न भी किया हो। हालांकि मैंने उपन्यास नहीं पढ़ा है तो मैं इस बात को प्रामाणिकता के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है उस तरह से हो सकता है कि उसने उसका यौन उत्पीड़न किया हो, जिसके कारण उसको कुछ परेशानी हो गई हो, जिसके कारण वो डॉक्टर नाथ से ये सब बताती है। तो डॉक्टर नाथ भी कहते हैं कि अगर तुम मेरी पत्नी मतलब तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं तुम्हारा इलाज जहाँ भी हो सके करवाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम 18वें प्रकरण की ओर पहुँच चुके हैं। अब ये भी प्रकरण बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। देखिए ये 19 है, उसके बाद ये बाप रे 19 बहुत बड़े हैं। अच्छा 19 है। अच्छा ये आखिरी प्रकरण है 18 फिर 19, ओके, ये तो एक ही है, ठीक है। कनक की, चलिए अब जल्दी समाप्त होने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। कनक की समस्या को सुलझाने के लिए पंडित जी ने मार्च मतलब सन कितना है 56, यानी सन 1956, मार्च के 1956 में नैयर को पत्र लिखा कि अब कनक का पुरी के साथ वो अब कनक का पुरी के पास लौटना असंभव है। यानी कनक, देखिए मैं इसे पुनः पढ़ देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। कनक की समस्या को सुलझाने के लिए, यानी कनक की समस्या यानी कनक अपने घर को छोड़कर अपने पिता के घर आ चुकी है, तो पंडित जी ने 1900 कितना है 1956 में नैयर यानी उसके जीजा जी को पत्र लिखा। अच्छा, मतलब कनक के जीजा जी को पत्र लिखा, यानी कनक की बहन कांता के पति को पत्र लिखा कि अब कनक का पुरी के पास लौटना असंभव है। यानी उनके पिताजी ने, यानी कनक के पिताजी ने नैयर को पत्र लिखकर यह स्पष्ट कर दिया कि कनक अब वापस नहीं लौट सकती अपने पति के साथ, यानी पुरी के पास, इसलिए वह दोनों के तलाक की व्यवस्था कर दे। चूँकि नैयर वकील था इसलिए पंडित जी ने नैयर को पत्र लिखा था। नैयर ने पुरी से बातें की। अब नैयर ने अब ये जो कनक का पक्ष था वो तो स्पष्ट था क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था, तो उसने पुरी से बातें की। पुरी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वह चाहता है कि कनक उसके पास लौट आए,
यानी पुरी अभी भी चाहता है, सोचिए वो धमकी दे चुका है कि संबंध विच्छेद कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी वह हालांकि वो उसकी एक तरह से मुझे नहीं लगता ये कुछ अच्छा गुण है कि धमकी दे रहा है एक तरह से कि मैं तुझसे संबंध विच्छेद कर लूँगा, और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि वह अभी भी चाहता है कि वापस लौट आए, यानी कनक उसके पास वापस लौट आए। कैसा मर्द है ये। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कनक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसके चरित्र के बारे में बोल रहा हूँ कि कैसा इंसान है ये जयदेवपुरी। अपनी ना तो अपनी बहन का हो पाया, ना तो अपनी पत्नी का हो पाया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कनक की कोई गलती नहीं हो सकता है, उसकी गलती रही होगी कुछ, दोनों पक्ष से कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, या फिर एक की ज़्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जयदेवपुरी का पात्र इस उपन्यास में आया है, मुझे तो उसमें नकारात्मकता ज़्यादा दिखाई देती है। वह हालांकि कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोमराज जैसे पात्रों से बहुत श्रेष्ठ है उसमें, जो वह राष्ट्रवादी विचार रखता है और लोगों के प्रति जो उसमें भावना है वो काफ़ी अच्छी है, बाकी पात्रों से कई गुना अच्छी, लेकिन कई सारे उसमें विकार भी हैं, जैसे ये सब उसकी उसकी बहन के संदर्भ में उसके मतलब दिखाई पड़ा वो सब। वह उसकी हर बात मानने को तैयार है, यानी कनक जो पुरी का मतलब पुरी नैयर से बोलता है कि मैं उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ, वह चाहता है कि कनक दफ्तर आदि ना जाकर घर पर ही रहे। देखिए कनक भी पुरुषवादी मानसिकता का, सॉरी जो जयदेवपुरी है वो भी पुरुषवादी मानसिकता का विचार है, मतलब पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त है। वह क्या चाहता है, वह चाहता है कि कनक दफ्तर न जाकर घर पर ही रहे, घर पर ही सब काम करे। सोचिए वो एक तरह से स्त्री को बांधना चाहता है, मुझे तो यही दिखाई देता है। क्योंकि क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, हम दुनिया देखते हैं, तो हमारे अंतर का विकास होता है। आप अगर किसी स्त्री को घर पर कैद रख दें या फिर उसे घर पर ही रहने दें, तो वो अपनी संभावनाओं को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को विकसित नहीं कर पाती, क्योंकि अंतर्मन का भी, जहाँ तक मेरी समझ है, अंतर्मन का विकास भी हमारे बाहरी जगत से होता है। आप केवल ध्यान में बैठे रहेंगे और अपने में ही सीमित रहेंगे तो इससे आपका विकास रुक जाएगा। इस दुनिया को, जगत को समझने से ही आप अपने भीतर को समझ पाते हैं। मेरी दृष्टि में ऐसा होता है, मतलब मैंने जानने वालों से जो सीखा है, जाना है, उसके अनुसार तो मुझे यही सही लगता है। तो वो चाहता है कि मतलब जयदेवपुरी चाहता है कि कनक दफ्तर ना जाकर घर पर ही रहे। उसे बेटी जया, यानी कनक की जो बेटी है जया का भी की भी चिंता है, यानी कनक जो जयदेवपुरी है उसको अपनी बेटी की भी चिंता है, ऐसा इसमें लिखा है। नैयर ने सारी बातें पंडित जी को लिख दी, परंतु कनक ने जलंधर जाने से इनकार कर दिया, यानी कनक अपने निर्णय पर अड़िग थी। पंडित जी भी उससे सहमत थे। हाँ, पंडित जी सही बात है, अपनी बेटी का समर्थन कर रहे थे, और वैसे समर्थन करने लायक भी था, क्योंकि जयदेवपुरी ने जैसा उसके साथ अभी अब तक व्यवहार किया था, कोई भी बाप अपनी बेटी, कोई जागृत या समझदार या फिर प्रेम करने वाला बाप अपनी बेटी को पुनः इस दलदल में नहीं फेंकेगा। यही बात नैयर को लिख दी, और पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी बेटी वापस नहीं लौटने वाली। कांता ने कनक को अपने पास जलंधर बुलाया। अच्छा, कांता ने मतलब कनक की बहन कांता ने उसे जलंधर बुलाया, यानी कनक को जलंधर बुलाया। कनक को जाना पड़ा, अब अपनी बहन के पास तो जाना ही पड़ा। रास्ते में उसे पुरी का नौकर चेला मिल गया, नौकर चेला। अच्छा, संभवतः उसके नौकर का नाम चेला रहा होगा, तो रास्ते में पुरी का नौकर चेला मिल गया। उसने पुरी को सूचना दे दी। अच्छा, अब उसका नौकर ने बता दिया कि कनक जलंधर आ चुकी है। कांता और नैयर ने कनक को बहुत समझाया। अब कनक अपने बहन के घर जा चुकी है, और इसके जीजा जी भी अभी घर पर हैं। तो कांता और नैयर ने, यानी उसके जीजा जी और दीदी ने बहुत समझाया कनक को कि मान जाओ, लेकिन कांता नहीं मानी। पूरी मिलने आया। अब पूरी को पता चल गया है उसके नौकर के द्वारा कि कनक अभी कांता के घर में, तो वह उससे मिलने आया और घर चलने का आग्रह किया, परंतु कनक ने इनकार कर दिया। कनक बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। अच्छा बोला वैसे उसने स्पष्ट कह दिया कि वह तलाक चाहती है। उसने देखिए, कनक का स्पष्ट था कि भाई तुम जाओ, अब तुम, मतलब एक बार उसने ना कर दिया तो ना कर दिया, और हाँ कर दिया तो हाँ कर दिया। जब विवाह करना चाहती थी तो मैं करूँगी, मतलब करूँगी। अब जब तलाक लेना चाहती हूँ, मतलब चाहती हूँ, ठीक है। तो उसने एक बार स्पष्ट कर दिया तो स्पष्ट कर ही दिया, और नकार दिया तो नकार ही दिया। वह वह तलाक चाहती है क्योंकि वह उसे उस जैसे
छली आदमी के साथ नहीं रह सकती। बात तो सही है, जैसा उसका व्यवहार था तो वो छली तो कहना स्पष्ट है। उसने तारा, उर्मिला, माता पिता सबके साथ छल किया है। उसने तारा के साथ यानी अपनी बहन के साथ, उर्मिला के साथ, हाँ उर्मिला कौन है मैं बता चुका हूँ। उर्मिला एक स्त्री थी जो एक समय तक कुछ समय के लिए इसके साथ रहती थी, जयदेवपुरी के साथ रहती थी, और जयदेवपुरी ने उससे वादा किया था, मतलब उसको कहा था कि मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो उसने उर्मिला के साथ भी छल किया था, माता पिता के साथ भी छल किया था। माता पिता सबके साथ छल किया, ये माता पिता के साथ छल किया था, ये तो मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है कैसे छल किया था। पुरी ने तलाक देने से इनकार कर दिया। अब तू देखिए, तलाक तभी हो पाता है भारतीय समाज में, उस समय भी संभवतः ये कानून रहा होगा कि जब तक दोनों पक्षों की पूरी सहमति नहीं होती तब तक तलाक नहीं मिल पाता। और आमतौर पर पति या पत्नी दोनों में से कोई या फिर दोनों एक दूसरे को फंसाए रखने के लिए तलाक देने से इनकार कर देते हैं। और इसके ताकि जो मतलब विपरीत पक्ष है, यानी जैसे पुरुष अगर इनकार कर रहा है तो अधिकांश बार वो चाहता है कि जब तक मैं अकेले रहूँगा कष्ट झेलूँगा तो इसे भी कष्ट झेलना पड़े, मतलब अपनी पत्नी को भी, उसकी पत्नी को भी शादी करने का अवसर न मिले, क्योंकि तलाक जब तक नहीं मिला है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो इसलिए अपने साथी को कष्ट देने के लिए आमतौर पर दूषित मन के लोग ऐसा करते हैं। ठीक है। नैयर ने कनक को तलाक संबंधी कानूनी उलझने के संबंध में समझाया, परंतु कनक फिर से नहीं मानी। वह बहुत परेशान और चिंतित दिल्ली लौट गई, यानी जलंधर में थी, अब अपनी बहन के घर से अपने वास्तविक घर में यानी अपने पिता के घर में पहुंच गई। सोच रही थी कि गिल को क्या बताएगी, यानी गिल उससे विवाह करना चाहता था, किससे, इससे, कनक से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गला सूख रहा है, चलिए इसको ख़त्म करते हैं। अभी थोड़ा सा मंत्री बन जाने के, पानी पी लेता हूँ। मंत्री बन जाने के बाद सूत जी सरकारी बंगले में चले गए। अब चूँकि सूत जी को मंत्रिमंडल में चुन लिया गया था तो वो सरकारी बंगले में चले गए। उन्हें सरकारी झंडा लगी मोटर, संतरी यानी नौकर, अंगरक्षक, फर्नीचर आदि सब कुछ मिल गया। अच्छा, अब उनका रहन सहन का ढंग बदल गया, क्योंकि इससे पहले वो बहुत सादे रहते थे। उन्हें अधिकतर पंजाब की नई राजधानी चंडीगढ़ में ही रहना पड़ता था। यानी इससे पहले वो शिमला में रहते थे, अब उनको राजधानी शहर में यानी चंडीगढ़ में ही रहना पड़ता था। सूत जी के पास अपनी ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस आदि कुछ भी नहीं था, यानी उनका जो कुछ भी था वो पार्टी का था। परंतु उनके समर्थक निहाल हो गए। अच्छा, मतलब सूत जी ने तो कुछ कमाया नहीं, लेकिन उनके समर्थकों की तो मतलब समर्थकों की तो पूरी चांदी चांदी हो गई। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत पैसा कमाया उनके समर्थकों ने, यानी भ्रष्टाचार करके। देश भर के बड़े बड़े व्यवसायी उद्योगपति उनके मित्र बन गए थे। अब बड़े मंत्री बन गए हैं तो ये सब तो लाजमी है कि बड़े बड़े लोगों से दोस्ती, मित्रता और सहचरी मतलब उनकी संगति हो। उनके मित्र और समर्थकों को कानून और सरकारी अनुशासन का कोई भय नहीं था, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास बल होता है तो उसके जो परिजन होते हैं या परिचित होते हैं वो एक तरह से निर्भय बन जाते हैं कि मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा, मेरे पीछे तो वो है ना, मतलब जो भी रहता है। जैसे कोई दरोगा कोई पुलिस में है, किसी के जीजा जी या फिर किसी का भाई पुलिस में है, तो उसकी जो बहन होगी वो धड़ल्ले से घूमेगी पूरे। मैं स्त्री की स्वतंत्रता की मतलब विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसको एक अलग ही रौब रहेगा कि मेरा भाई दरोगा है, इंस्पेक्टर है। ठीक है, तो यही है कि उनके जो समर्थक थे उनको कोई कानून और सरकारी अनुशासन का भय नहीं था। सूत जी कितनी ही संस्थाओं के सूत्रधार थे, मतलब वो बहुत सारे समाज कार्य कर चुके थे, बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना कर चुके थे, और उन संस्थाओं को सूत जी की कृपा से धन की कोई कमी नहीं रहती थी। सूत जी ईमानदार व्यक्ति थे, भ्रष्टाचार तो करते नहीं थे।
तो उनकी जो संस्थाएं थी जिनकी स्थापना उनके द्वारा की गई थी, उनमें उनको आर्थिक समस्या कोई नहीं थी, मतलब एक भी आर्थिक समस्या नहीं थी। उनके अनेक आदमी बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ ऊंची ऊंची नौकरियाँ पा गए थे। यानी उनके जो परिजन थे या फिर उनके परिचित थे, वो ऊंची ऊंची नौकरियों की मतलब उद्योगपतियों के यहाँ ऊंची ऊंची नौकरी पा गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था संभवतः, हालांकि भले वो कितने भी ईमानदार व्यक्ति रहे हों, लेकिन उद्योगपति या फिर कोई भी स्वार्थ निकालने वाला व्यक्ति आमतौर पर ये करता है कि उसकी जो जिस मतलब जैसे उद्योगपति है वो सूद जी से स्वार्थ निकालना चाहते हैं, क्योंकि सूद जी से अच्छे संबंध होने से उनको लाभ हो सकता है या फिर उनको उनके साथ नरमी बरती जा सकती है। तो आमतौर पर लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि उद्योगपतियों ने किया किया कि उन्होंने सूद जी से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके जो जो परिचित हैं या फिर जिनसे उनका सूद जी का अच्छा संबंध है, उन सभी सभी लोगों की मदद कर दी एक तरह से। तो वास्तव में सूद जी उनके प्रति कृतज्ञ हो गए, तो उद्योगपतियों ने ये सब चाल चली। वे सब सूद जी के अनुगत थे, न कि अपने मालिकों के। अच्छा, ठीक है। सूद जी स्वभाव से स्पष्टवादी, दृढ़ विचारों दृढ़ और विचारों की एकाग्रता वाले व्यक्ति थे। ठीक है। स्थिति के दूसरे पक्ष की वह कभी कल्पना तक नहीं कर पाते थे। अच्छा, उनका रूखापन और हाकिमाना व्यवहार विरोधी पक्ष को समाप्त कर देने का उत्सुक और प्रयत्नशील रहता था। वह मुख्यमंत्री ना होते हुए भी जब चाहे तब मुख्यमंत्री बन सकते थे। बाप रे, इतनी पावर थी उनके पास। उन्हें मुख्यमंत्री निर्माता यानी किंग मेकर किंग मेकर माना जाता था। उनके कृपा पात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, परंतु जो उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर पाते थे वे उनके कट्टर विरोधी बन जाते थे। अच्छा, बहुत बोलते हैं कि कोई बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के जो विरोधी होते हैं वो भी बड़े शक्तिशाली होते हैं। तो जो उनके विरोधी होते थे वो भी कट्टर विरोधी होते थे, परंतु सदैव समर्थकों से घिरे रहने के कारण सूत जी इस प्रतिक्रिया से अपरिचित ही थे। यानी सूद जी चूँकि एक सुरक्षा के घेरे में रहते थे, इसलिए उन पर कभी भी उनके विरोधियों का आघात नहीं पहुंच पाया था। सूद जी अपने से मतभेद को अपनी सत्ता के प्रति शंका और विरोध समझते थे। अपने से मतभेद को वे अपने विरोधी को निर्मूल कर देने और या उसे धूल चटा देना आवश्यक समझते थे। यानी वो मतलब सूद जी का मानना था कि विरोधियों को जब तक नष्ट नहीं किया जाए तब तक शंका या भय बना ही रहता है, इसलिए वो अपने विरोधियों को पूरी तरह समाप्त कर देना उचित मानते थे। ठीक है। डॉक्टर प्राणनाथ ने प्रधानमंत्री के समर्थन के भरोसे सूद जी के सुझावों की अवज्ञा की थी। डॉक्टर प्राणनाथ ने प्रधानमंत्री के समर्थन के भरोसे, अच्छा, सूद जी के सुझावों की अवज्ञा की थी। यानी मतलब डॉक्टर प्राणनाथ को प्रधानमंत्री का समर्थन मिला था, इसलिए उन्होंने सूद जी ने जो जो सुझाव दिए थे उसकी अवज्ञा यानी उसकी अवहेलना की थी, यानी उन सुझावों को नहीं माना था। यानी सूद जी ने डॉक्टर प्राणनाथ को जो सुझाव दिए थे उसे डॉक्टर प्राणनाथ ने नहीं माना था, क्योंकि उन पर प्रधानमंत्री का दबाव था या फिर प्रधानमंत्री के कहने पर उन्होंने सूद जी की बात को नहीं मानी थी। नई पंचवर्षीय योजना 1956 के प्रारंभ में लागू भी हो गई थी। अच्छा, इस औद्योगिक विकास का प्रधान अंश राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया था। अच्छा, मतलब जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी इसमें जो नियंत्रण था वो सरकार के पास था। यह स्थिति देख बड़े बड़े उद्योगपति सूद जी की कृपा के और अधिक आकांक्षी बन गए। यानी उद्योगपति सूद जी से चाहते थे कि उनको कुछ रियायत मिले या फिर सरकार का नियंत्रण कम हो, ताकि उनको अपने मतलब उनकी प्रगति हो सके, किनकी, पूंजीपतियों की। सूद जी ने इसके लिए डॉक्टर सालिस और डॉक्टर प्राणनाथ को क्षमा नहीं किया। यानी मैंने अभी हमने पढ़ा कि सूद जी अपने विरोधियों को निर्मूल कर देना चाहते थे। तो अब चूँकि डॉक्टर प्राणनाथ ने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी और डॉक्टर सालिस ने भी उनकी बातों को नहीं सुना था, इसलिए वो उनके साथ कोई नरमी नहीं बरत सकते थे। सूद जी का प्रभाव बढ़ते देख उनके अनेक विरोधी भी उनके विरोध, अच्छा, मतलब जैसे ही बोलते हैं ना कि शक्तिशाली
का समर्थन करने के लिए अनेक लोग आ जाते हैं और दुर्बल को सब छोड़ देते हैं अकेले। तो सूत जी की शक्ति जैसे जैसे बढ़ने लगी, जो उनके विरोधी थे वो भी उनके पक्ष में आने लगे। ठीक है, बोलते हैं ना कि जिधर बल उधर शक्ति। ठीक है, तो वैसा ही कुछ हुआ। डॉक्टर प्रभु दयाल भी उनके कृपा पात्र बन इंग्लैंड हो आए थे। अच्छा, डॉक्टर प्रभु दयाल भी सूत जी की कृपा से इंग्लैंड को घूम आए थे और अब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के पद के आकांक्षी थे। यानी वो भी लार टपकाए हुए थे कि कैसे भी करके मुझे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के का पद मिल जाए। किसकी कृपा से? डॉक्टर मतलब सूत जी की कृपा से। वह एक बार सूत जी को देखने चंडीगढ़ आए और उन्होंने अकस्मात एक पत्रिका में डॉक्टर प्राणनाथ और तारा के विवाह की सूचना पढ़ सूत जी को बता दी। अच्छा, मतलब एक बार क्या हुआ कि एक बार जो डॉक्टर प्रभु दयाल थे वो इनके कृपा पात्र बनना चाहते थे, इनके सूत जी के। तो एक बार जब वो चंडीगढ़ आए थे तो उन्होंने अकस्मात एक पत्रिका में डॉक्टर प्राणनाथ और तारा के विवाह की सूचना देखी और उसको उसने सूत जी को बता दिया। ठीक है, यानी क्या हुआ कि प्रभु दयाल जो कि सूत जी का कृपा पात्र बनना चाहता था, उसने क्या किया कि एक बार जब वह चंडीगढ़ आया था तो उसने डॉक्टर प्राणनाथ और तारा के विवाह की सूचना पढ़ी। अखबार में छपा था, जैसे अभी भी छपता है विवाह के बारे में। तो इसकी सूचना उन्होंने सूत जी को दे दी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उन्होंने तारा का पुराना इतिहास भी बता दिया कि वह शादी बता दिया कि उसकी शादी सोमराज के साथ 29 जुलाई सन 1947 में ही हो गई थी। अच्छा, यानी डॉक्टर प्रभु दयाल ने उनकी तारा के अतीत के बारे में बता दिया कि तारा का विवाह तो सोमराज के साथ 1947 में ही हो गया था। हिंदू मैरिज हुई थी। अच्छा, हिंदू मैरिज हुई थी। पति के जीवित, अच्छा हाँ, चूँ याद रखिएगा, संभवतः मुझे जहाँ तक याद है डॉक्टर प्राणनाथ थे वो मुस्लिम परिवार के थे। हाँ, पति के जीवित रहते दूसरी शादी कैसे हो गई? सूजी को डॉक्टर प्राणनाथ को नीचा दिखाने और परेशान करने का कारण मिल गया। अब देखिए, पति उसके सोमराज अभी जीवित था और उनका भी तलाक हुआ नहीं था। तो अब इससे सूत जी को एक वो मिल गया, एक मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, एक टोंच मिल गया। ठीक है, जिसके द्वारा वो प्राणनाथ को नचा सकते थे। तो उन्होंने प्राणनाथ को परेशान करना शुरू किया है, क्योंकि अब विवाह तो हो चुका है तारा और सोमराज का एक बार। अब उसके बाद उनका तलाक तो हुआ नहीं है, और तलाक नहीं हुआ तो डॉक्टर प्राणनाथ विवाह कैसे कर सकते हैं? बात सही है, तो कानूनी रूप से सही है। तो उन्होंने परेशान करना शुरू किया। उन्होंने फ़ोन पर पुरी को इस विवाह की सूचना दे दी। यानी उनके मतलब तारा के विवाह की सूचना डॉक्टर प्राणनाथ ने जयदेवपुरी को दे दी, यानी उसके भाई को बता दिया कि तुम्हारी बहन शादी कर रही है। सुनकर पुरी क्रोध से उबल उठा, यानी पुरी को बहुत क्रोध आया। ये पुरी का व्यवहार मुझे समझ नहीं आता, बड़ा विचित्र सा व्यवहार है। उसने सोचा कि तारा और कनक मिल कर उसे नीचा दिखाना चाहती है। हाँ, चूँकि उसकी जो पत्नी थी कनक, वो भी अब उससे तलाक लेना चाहती थी, और तारा भी अपने जो पूर्व पति है उसको छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह करना चाहती थी। तो जब अब पुरुषों का मन आप जानते हैं, उनको पुरुषों के मन में बचपन से अहंकार की ऐसे ही बीज बोए जाते हैं कि स्त्रियों के प्रति उनका नज़रिया हमेशा बहुत मामलों में गलत ही बन जाता है। कि कभी भी स्त्री का बहुत सारा व्यवहार उनके अहंकार को बहुत चोट पहुंचाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब समझ में आता है, लेकिन मुझे ये आश्चर्य होता है कि ये जो भाव है ये स्त्रियों में क्यों पैदा नहीं होती? उनमें आत्मगरिमा या आत्मसम्मान या फिर अपनी ठसक क्यों विकसित नहीं की जाती समाज द्वारा? जिस दिन ये होने लग गया ना, उस दिन समाज बदल जाएगा। मतलब उसके बाद से समाज बदलना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए, जयदेव को इस बात से बहुत एतराज़ है कि तारा और कनक अपनी मर्जी की करें। सोचिए, सूत जी ने पुरी और सोमराज को आश्वासन दिया। अच्छा, सूत जी भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है, सूत जी ने पुरी और सोमराज को आश्वासन दिया कि सारी कार्रवाई सरकारी रहस्य के ढंग से बिल्कुल गुप्त और केवल विभाग द्वारा ही की जाएगी। डॉक्टर को होश आ जाएगा। अच्छा,
यानी मतलब सूद जी ने कहा कि देखो ये सब बात, इन सब मतलब पुरी और सोमराज को बताया कि ये सब जो बातें हैं, जितनी कार्रवाई, ये सब अंदर अंदर ही की जाएगी, ये सब मीडिया या समाचार में नहीं उछाला जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं इन डॉक्टर साहब को सबक सिखाता हूँ, ठीक है। डॉक्टर को होश आ जाएगा। सूद जी इसको निर्मूल करना चाहते थे, डॉक्टर प्राणनाथ को, ठीक है। तारा और डॉक्टर का विवाह पंडित जी के घर पर हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, यानी उनका विवाह हो चुका था। विवाह के बाद दोनों 3 महीने की छुट्टी लेकर स्विट्जर स्विट्जरलैंड चले गए थे। इसका उच्चारण थोड़ा सा कठिन लगता है मुझे कभी कभी। स्विट्जरलैंड, ठीक है, चले गए थे। तारा की छुट्टी से लौटने के 1 सप्ताह बाद उसे गृह विभाग के सेक्रेटरी के चपरासी ने एक पत्र ला कर दिया। यानी वो 3 महीने की छुट्टी के बाद अपने ऑफिस लौटी तो गृह विभाग के सेक्रेटरी के चपरासी ने उसे एक पत्र ला कर दिया जिस पर अत्यंत गुप्त लिखा था, ठीक है, ठीक है। तारा पत्र पढ़कर स्तब्ध रह गई, उसका सिर चकरा गया। उसी समय डॉक्टर ने फ़ोन पर उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई पत्र मिला है। यानी उसके पति प्राणनाथ ने, मतलब उनका दोनों का विवाह हो चुका है, तो डॉक्टर प्राणनाथ ने अपनी पत्नी तारा को कॉल किया कि तुम्हें कोई पत्र मिला है क्या। तो अब देखते हैं क्या होता है कि तारा ने सोचा कि डॉक्टर को भी ऐसा ही डॉक्टर को भी ऐसा ही एक पत्र मिला था। तारा ने सोचा कि वह अपने साथ डॉक्टर को भी ले डूबी। मिलने पर दोनों ने पत्र देखे। अच्छा, ठीक है। पूरी सोमराज डॉक्टर प्रभुदयाल ने उसके विरुद्ध बयान दे दिए। देखिए, एक भाई, एक पति और एक अन्य आदमी अपने ही परिवार वालों के विरुद्ध काम कर रहा है। देखिए, सोचिए, भाई अपने बहन के विरुद्ध कैसे काम कर सकता है। चलिए, एक पति अपनी पत्नी के विरुद्ध तो ठीक है, वो क्योंकि उससे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सोचिए ये अपनी बहन के प्रति, जिसने कोई गलती, विशेष कोई बहुत बड़ी गलती की नहीं, उसके विरोध में ये बयान दे रहा है उसका भाई पूरी, जो कि अत्याधुनिक, मतलब जो कि आधुनिक विचारधारा का है और लोक कल्याण के लिए सदैव वचनबद्ध रहता है। वो अपनी बहन का अहित कर रहा है, ठीक है। कैसे कैसे लोग क्या क्या कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कि सारी बदमाशी सूद की है, सूद जी की है, ठीक है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, यानी डॉक्टर प्राणनाथ ने, कि सब सूद जी की कारस्तानी है, वह उससे बदला लेना चाहते हैं। अब यह प्रश्न नौकरी का न रहकर सम्मान का बन गया है। अच्छा, हम पर कानूनी आधार पर आरोप लगाया गया है, इसलिए इसका सामना कानूनी आधार पर ही करना होगा। गिल के आ जाने पर उसे भी सारी बातें बता दी गई। यानी गिल, यानी क्या बोलते हैं, प्रीतम सिंह गिल को सारी बातें बता दी गई। गिल ने सुझाव दिया कि नैयर से कानूनी सलाह ली जाए। अच्छा, अब सोचिए, नैयर कनक का नैयर कनक कनक का जीजा जी है, और ये पंडित जी का नज़दीकी है, ठीक है। अब मतलब देखिए, तारा का अगर हम देखें, संबंध देखें, तो तारा का क्या संबंध है उससे, नैयर से। तारा का संबंध ये है कि उसके भाई यानी जदेपुरी के जदेपुरी की पत्नी यानी कनक का भाई, यानी उनके भी संबंध था, लेकिन दूर का संबंध था। तो गिल ने सुझाव दिया कि तारा, मतलब आप लोगों को नैयर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। पंडित जी ने नैयर को पत्र लिखा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, पंडित जी ने नैयर को पत्र लिखा, यानी ठीक है, पंडित जी ने नैयर को पत्र लिखा। नैयर को पत्र लिखा कि वह पुरी को किसी तरह समझाकर तलाक दे देने के लिए राज़ी कर लें। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आ गया बीच में। एक सेकंड, मैं कहीं पर त्रुटि कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ, तो ये बात तो तारा और डॉक्टर प्राणनाथ के बीच हो रही थी। यहाँ बस हम इसको पुनः पढ़ते हैं। हम कानून, ठीक है। गिल के आ जाने पर उसे सारी बातें बता दी गई। गिल ने सुझाव दिया कि नैयर से कानूनी सलाह ली जाए।
पंडित जी ने नैयर को पत्र लिखा, यानी कनक के पिता ने नैयर को पत्र लिखा कि वह पूरी, अच्छा ये दूसरा मैटर शुरू हो जाता है, यहाँ तक बात अलग है, ठीक है, यहाँ से कुछ नई बातें शुरू होती है, ठीक है, इसको इसमें जोड़िएगा नहीं कि ये इसको इसने पत्र लिखा, ये अलग बात है। पंडित जी ने नैयर को पत्र लिखा, यानी पंडित जी ने अपने दामाद को पत्र लिखा कि वह पुरी को किसी तरह समझा कर तलाक देने के लिए राज़ी कर ले, यानी पंडित जी चाहते थे कि उनकी बेटी मुक्त हो जाए, ठीक है। नैयर नैयर के समझाने पर पुरी ने स्पष्ट इनकार कर दिया, यानी पुरी भी अपनी पत्नी को परेशान ही करना चाहता था, उसे दुख ही कष्ट ही देना चाहता था। नैयर इसी सिलसिले में दिल्ली आया हुआ था। नैयर दिल्ली आया हुआ था, ये सब तलाक वलाक के मामले में, संभवतः पंडित जी से मिलने भी आया होगा। नैयर ने सारे कागजात देख कर कहा कि कानूनी दृष्टि से तो यह विवाह अवैधानिक है, यानी विधि के अनुसार नहीं है, परंतु रक्षा के लिए कानून की ही शरण लेनी पड़ेगी। अच्छा, कानून की चोट से कानून की ढाल ही बचा सकती है। अच्छा, कानून की चोट से कानून की ढाल ही बचा सकती है, परंतु यह कार्रवाई अदालती ना होकर विभागीय होगी। अच्छा, ऐसा देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर ने बताया कि सूज जी, कितना बचा है यार, संभवतः ये अंतिम पेज है। अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि सूज जी मुझसे नाराज़ हैं। डॉक्टर डॉक्टर ने बताया कि सूज जी मुझसे नाराज़ है, किस डॉक्टर ने बताया, इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब ये डॉक्टर ने बताया, इस लाइन तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। इसलिए रास्ते से हटाना चाहते हैं। नैयर ने कहा कि अभी तारा को, ये समझ नहीं आ रहा लाइन, इसको छोड़िए, अभी यहाँ देखते हैं। नैयर ने कहा कि अभी तारा को सोमराज की ओर से अदालत का यह नोटिस नहीं मिला है। नैयर ने कहा कि अभी तारा को सोमराज की ओर से, अच्छा, नैयर ने बताया कि तारा को सोमराज की ओर से संभवतः, देखिए ये तो अलग कहानी हो गई, अब यहाँ से अलग बात होती है, शुरू होती है। डॉक्टर ने बताया कि सूज जी मुझसे नाराज़ हैं। सूज जी, अच्छा, डॉक्टर प्राणनाथ ने बताया कि सूज जी मुझसे नाराज़, इसलिए रास्ते से हटाना चाहते हैं। नैयर ने कहा, अच्छा देखिए, गिल ने सुझाव दिया था डॉक्टर प्राणनाथ, तो याद रखिए ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, ये अब ये वाली कहानी शुरू हो गई, ये जो यहाँ से कहानी शुरू हो गई है, ये ऊपर में जो पैराग्राफ दिया है ये वाला, यहाँ की कहानी यहाँ से जुड़ी है, ठीक है। डॉक्टर ने बताया कि सूज जी मुझसे नाराज़ है, इसलिए रास्ते से हटाना चाहते हैं। नैयर ने कहा, चूँकि नैयर से सलाह लिया गया था, तो नैयर ने कहा कि तारा को सोमराज की ओर से अदालत का यह नोटिस नहीं मिला है। सोमराज, अच्छा, मतलब तारा को नोटिस नहीं मिला जो सोमराज ने भेजा है कि यह विवाह अवैध है। अच्छा, इसलिए अदालत इस आरोप को स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, देखिए अब आगे स्पष्ट होते जाएगा, मुझे भी यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या आरोप को स्वीकार नहीं करेगी। संभवतः तारा को जो नोटिस आया था, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, छोड़िए अभी आगे देखते हैं। इस षड्यंत्र में सोमराज को हथियार बनाया गया है। अच्छा, मतलब सूत जी ने इनके संबंधों को बिगाड़ने के लिए, या फिर सूत जी ने ऐसा कहिए कि प्राणनाथ को सबक सिखाने के लिए सोमराज को हथियार बनाया है। डॉक्टर ने बताया कि यानी प्राणनाथ जी ने अपनी पत्नी को बताया होगा कि यह पूरा मामला राजनीतिक है। अच्छा, ठीक है। विभाग के अनेक बड़े अफसर उनकी योजना के विरोधी हैं, यानी मतलब डॉक्टर प्राणनाथ बता रहे हैं कि सूद जी की जो योजना है उसके अधिकांश, मतलब विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सूद जी की विचारों से और उनकी योजनाओं के विरोधी हैं, इसलिए यह मामला उठाया गया है। अच्छा, संभवतः इस लाइन का मतलब, मैं जो बोल रहा था, ये संभवतः इसका लाइन का ये अर्थ होगा कि विभाग के बड़े अफसर उनकी योजना के विरोधी हैं, यानी जो प्राणनाथ ने जो निर्णय लिया है, यानी जो योजना बनाई है पंचवर्षीय योजना में, जो उन्होंने बातें की है, उसके विरोध में बहुत सारे अफसर हैं, और जिसका परिणाम है कि वो सूद जी की सहायता कर रहे हैं इन सब कामों में, मतलब उनके विवाह में जो अड़चन पैदा कर रहे हैं, विवाह के बाद के जीवन में जो अड़चन पैदा कर रहे हैं सूद जी, उसमें इन सभी अधिकारियों का योगदान है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद नैयर ने कहा कि हमें यह सिद्ध करना होगा कि पूरी सन कितना है 49 से ही तारा के संबंध में जानता था कि वह दिल्ली में है। अच्छा, कि
मतलब नैयर ने सुझाव दिया कि हमें ये साबित करना होगा कि पूरी 1900 कितना है 49 से ही जानता था कि तारा तारा दिल्ली में है। उसने इस संबंध में सोमराज को अवश्य बताया होगा। अच्छा, मतलब ये सब साबित करना होगा कि उसने सोमराज को अवश्य बताया था कि दिल्ली में है, ठीक है, तारा दिल्ली में है। पुरी ने तारा को जलंधर इसलिए नहीं बुलाया। अच्छा, पुरी ने तारा को जलंधर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह जानता था कि सोमराज तारा को छोड़ चुका है। अच्छा, कनक ने कहा कि वह इस बात की गवाही दे देगी। अच्छा, तो देखिए क्या बात हो रही है इसमें, थोड़ा समझिएगा कि नैयर ने कहा कि साबित करना पड़ेगा कि जो पुरी है वो जानता था कि उसकी बहन दिल्ली में है और उसने इस बात को अवश्य ही सोमराज को बताया होगा। और आगे क्या लिखा है कि पुरी ने तारा को जलंधर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह जानता था कि सोमराज तारा को छोड़ चुका है। यानी यानी ये बात मतलब एक तरह से तिगड़म लगाया जा रहा है कि साबित किया जा रहा है कि पुरी जानता था कि सोमराज तारा को छोड़ चुका है और अभी वह कुछ अपनी निजी दुश्मनी के लिए जो बयान दे रहा है वो अपनी निजी दुश्मनी को पूरा करने के लिए दे रहा है। मतलब वो पहले कुछ मतलब घटना दूसरी है लेकिन वो बयान दूसरा दे रहा है ताकि अपने स्वार्थ की सिद्धि कर सके। तो एक तरह से पुरी के बयान को खारिज करने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। कनक ने कहा कि वह इस बात की गवाह दे देगी। हाँ, मतलब कनक ने बोला कि बात तो सही है, हम गवाह दे देंगे। नैयर ने तारा से कहा कि उसे गवाही के आधार पर उत्तर देना चाहिए। अच्छा, गवाही के आधार पर उत्तर देना चाहिए। साथ ही विभाग को यह चेतावनी भी दे दे कि विभागीय कार्रवाई की जाने पर वह अदालत की शरण लेगी। अच्छा, साथ ही मतलब उसने कहा कि तुम्हें अपने विभाग को भी चेतावनी देनी होगी कि अगर विभागीय कार्रवाई की जाए, मतलब ये सब जो विभाग द्वारा अगर कार्रवाई की जाती है, तुम्हें तुम्हें विभाग को चेतावनी देनी होगी कि अगर किया गया तुम वह अदालत की शरण लेगी। इधर कनक पूरी अच्छा अब कहानी दूसरी चालू हो जाती है। इधर कनक पूरी की पत्नी के रूप में इस अन्याय और जालसाजी के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र द्वारा सूचना दे देगी। अच्छा, अच्छा, मतलब नैयर बोल रहे हैं कि इधर कनक में यानी मेरी जो साली है वो पुरी की पत्नी के रूप में इस अन्याय और जालसाजी के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र द्वारा सूचना दे देगी। यानी नैयर तिगड़म इधर भी तिगड़म लगा रहा है कि कनक भी अपनी मतलब पुरी के द्वारा जो उसके साथ धोखाधड़ी और शोषण किया गया था उसके संबंध में वो प्रधानमंत्री को सूचना दे देगी। यानी इधर से भी मतलब पुरी का बयान खारिज हो जाएगा और उधर से भी पुरी को चोट लगेगी। तो कुल मिला के पुरी को परास्त करने का मतलब उसको एक तरह से फर्जीवाड़ा साबित करने का मतलब प्रयास किया जा रहा है। वह लिखेगी कि सोमराज यानी तारा लिखेगी कि तारा या कनक, देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब तारा लिख रही है कनक, ये तो मुझे अभी नहीं पता, स्पष्ट नहीं है, आगे पढ़ने पर पता चलेगा। वह लिखेगी कि सोमराज और पुरी सूत जी के कृपा पात्र होने के कारण वह लिखेगी कि सोमराज और पुरी सूत जी की कृपा पात्र होने के कारण इस अन्याय और अत्याचार में सूत जी के सहायक बन गए। यानी तारा मतलब संभवतः ये तारा के लिए कहा जा रहा है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तारा लिखेगी सोमराज अच्छा, यानी तारा लिखेगी कि सोमराज तारा या दोनों में से एक है, तारा या कनक, मुझे तारा का ज़्यादा संभव दिखाई दे रहा है। वह लिखेगी कि सोमराज और पुरी सूत जी के कृपा पात्र होने के कारण इस अन्याय और अत्याचार में सूत जी के सहायक बन गए हैं। ठीक है, कनक के इस पत्र अच्छा कनक लिखेगी सर, ठीक है, कनक लिख रही है, जो ऊपर में मैंने बताया वो कनक लिखेगी। कनक इस पत्र की एक नकल पुरी के पास भी भेज दी जाएगी। ठीक है, नैयर ने यही सारी बातें पंडित गिरधारी लाल को भी समझा दी। पंडित गिरधारी लाल यानी कनक के पिताजी, ठीक है, सब उसने पूरा बता दिया। यानी तारा को उसने तारा और प्राणनाथ की वो मदद कर रहे हैं और उधर से कनक को भी इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि तारा के भाई ने उसके साथ धोखा किया है। तारा के भाई ने भी धोखा किया है और यानी तारा के भाई यानी जयदेवपुरी ने धोखा किया है और जयदेवपुरी ने अपनी पत्नी यानी कनक के साथ भी धोखा किया है। तो कनक जो नैयर यानी कनक के जो
जीजा जी हैं वो तारा और कनक के पक्ष में हैं, और तारा, कनक और पंडित जी के पक्ष में है, पंडित गिरधारी लाल के पक्ष में है। तो वो सबको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा आप लोगों को करना होगा और सबको जानकारी दे देते हैं। नैयर इस योजना द्वारा तारा और कनक दोनों को संकटों से मुक्ति दिला देना चाहता था। ठीक है, दोनों स्त्रियों की वो मदद करना चाहता था। डॉक्टर 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 और तारा ने अक्टूबर के अंत में नोटिसों डॉक्टर और तारा ने अक्टूबर के अंत में नोटिसों के उत्तर दिए। अच्छा, उनके पास जो नोटिस आया था, एक क्या बोलते हैं, अत्यंत गुप्त जो पर्ची आई थी, ठीक है, उसके उत्तर उन्होंने अक्टूबर में दिए। डॉक्टर ने सारी बातें डॉक्टर सालिस को बता दी, यानी डॉक्टर प्राणनाथ ने अपनी सारी बातें सालिस को बता दी। वह प्रधानमंत्री से करना चाहते थे। अच्छा, वह प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे। अवसर मिलने पर उन्होंने सारी बातें प्रधानमंत्री को बता दी। प्रधानमंत्री इन तिगड़मों और सूत जी को खूब समझते थे। प्रधानमंत्री सूत जी के विरोधी थे और वो सूत जी को खूब समझते थे। उन्होंने मामला अपने गौर के लिए स्थगित करवा दिया। अच्छा, और प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त थे। अच्छा, तो क्या समझ में आ रहा है कि मामला अपने गौर के लिए, मतलब अपने गौर यानी संभवतः लाभ होना चाहिए, स्थगित करवा दिया। यानी संभवतः सूत जी का जो सूत जी ने जो दावा किया था या फिर जो अर्जी डाली थी उसको स्थगित करा दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा, हो सकता है आगे दूसरा हो, मुझे भी पता नहीं है। तारा प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त थे। चारों ओर चुनाव की ही चर्चा होती रहती। तारा को नौकरी की चिंता न होकर कलंक लग जाने की चिंता थी। स्त्रियों को ना समाज में ऐसा स्त्रियों को मतलब स्त्रियों की छवि ऐसा स्थापित कर दिया गया है या ऐसा निर्मित कर दिया गया है कि स्त्रियों को अपने जीवन से ज़्यादा अपने चरित्र और अपनी समाज में छवि की चिंता होती है। मुझे समझ नहीं आता, एक व्यक्ति इस संसार में मतलब मिट्टी से उठ कर इस संसार में जन्म लेता है, तो उसको दूसरों से अपनी अस्मिता की पहचान की आवश्यकता ही क्या है? क्या उसकी अस्मिता वो स्वयं नहीं है? क्या दूसरे उसे कहें कि वो है, वो महान है, वो श्रेष्ठ है, वो चरित्रवान है, तब क्या वो चरित्रवान या महान या श्रेष्ठ हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति को अपनी अस्मिता के लिए दूसरों पर या फिर अपनी पहचान के लिए दूसरों पर आश्रित होना चाहिए। और तारा इसी बात से वंचित है। उसको अपनी अस्मिता, अपने चरित्र, अपने समाज में छवि से मतलब उसको अपनी अस्मिता, अपने समाज में अपनी छवि समाज में जो है उससे उसको, माफ़ कीजिएगा मैं त्रुटिपूर्ण बोल रहा हूँ, कि उसकी जो छवि है उससे वो अपनी अस्मिता को निर्धारित करे कि उसकी समाज में जो छवि है वह उसकी अस्मिता है। उसके कारण डॉक्टर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यानी तारा को इस बात नौकरी की चिंता ना होकर कलंक लग जाने की चिंता थी कि उसके कारण डॉक्टर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, मतलब संभवतः डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया था और इसी बात से उसको चिंता थी। जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी में एक दिन गिल और कनक, यानी प्रीतम सिंह गिल और कनक ने तारा को आकर बताया कि पुरी ने कनक को तलाक का नोटिस दे दिया है। यानी संभवतः पुरी भी डर गया होगा। यानी गिल और कनक ने तारा मतलब, अच्छा, मतलब एक दिन मतलब सर्दी के मौसम में गिल और कनक तारा के घर आए। उन्होंने तारा को बताया कि पुरी ने कनक को तलाक का नोटिस दे दिया है। यानी संभवतः कनक जो पुरी है वो भी डर गया होगा कि मुझे फंसा दिया जाएगा, इसलिए उसको तलाक का नोटिस उसने अपनी पत्नी, पूर्व पत्नी कनक को तलाक का नोटिस दे दिया। तारा ने उसे बधाई दी। अच्छा, तारा ने कनक को बधाई दी कि तुम्हारे मतलब मेरे भाई ने तुम्हें तलाक का नोटिस दे दिया और तुम भी मुक्त हो गई। इस बात के लिए उसने बधाई दी। डॉक्टर ने भी कनक को बधाई दी। अच्छा, डॉक्टर ने भी कनक को बधाई दी। डॉक्टर तारा को चिंता से घुलते घुलते देख बहुत परेशान थे। अच्छा, चिंता से घुलते देख बहुत परेशान थे, ठीक है, मतलब डॉक्टर साहब तारा की चिंता को देखकर बहुत परेशान थे। तारा को बुखार रहने लगा। अच्छा, चिंता से तारा को बुखार रहने लगा। चुनाव समाप्त हो गए।
जलंधर में सूद जी के वोट गिने जा रहे थे। सब सब उत्सुकता से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। परस्पर विरोधी अनुमान लगाए जा रहे थे कि लगाए जा रहे थे। शर्तें लग रही थी, यानी जो चुनाव परिणाम के पूर्व जो सट्टेबाजी होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। गिल समाचार एजेंसी के दफ्तर में मौजूद था। टेलीप्रिंटर पर चुनाव का परिणाम आ गया। लोग सुनकर उछल पड़े। इनकलाब जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। सूद जी चुनाव हार गए थे। गिल फौरन 5 रुपए की मिठाई खरीद टैक्सी ले सीधा डॉक्टर नाथ के यहाँ पहुँचा। नाथ ने उसे खिला देख, मतलब उसे प्रसन्न देख पूछ लिया, तुम्हें खबर मिल गई? तारा भी आ गई। अच्छा, उसी समय तारा भी आ गई, यानी उन्होंने पूछा कि तुम्हें खबर मिल गई, उसी समय तारा भी आ गई। दोनों बड़े प्रसन्न प्रसन्न थे। गिल को आश्चर्य हुआ कि इन्हें खबर पहले ही कैसे मिल गई। अच्छा, मतलब गिल को आश्चर्य हुआ कि इन्हें खबर कैसे ही पता चल गई, क्योंकि गिल को सबसे पहले टेलीप्रिंटर से मिला था। तारा ने पूछा, क्या खबर? गिल ने कहा, पहले आप बताइए। नाथ ने बताया कि उन दोनों को दोष मुक्त कर दिया गया है। अच्छा। गिल उछल पड़ा। उसने दोनों को बधाई दी। उसने कहा कि मुंह मीठा कराए तो वह भी एक खबर लाया है, और यह खबर है कि सूद जी 17,000 वोटों से हार गए हैं। तारा ने विस्मय प्रकट किया। डॉक्टर प्राणनाथ सहसा गंभीर हो उठे। गिल से बोले, गिल अब तो विश्वास करोगे? जनता याद रखिए, एक सेकेंड। गिल अब तो विश्वास करोगे, मतलब डॉक्टर प्राणनाथ गिल से बोल रहे हैं कि गिल अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है। जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं, देश की जनता के ही हाथ में है। ठीक है, देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में ही नहीं, देश की जनता के ही हाथ में है। यशपाल के झूठे सच का यही संक्षिप्त कथानक है। ठीक है, यानी क्या हुआ कि गिल पहुँचे डॉक्टर प्राणनाथ के साथ, और गिल ने बताया, गिल इससे पहले बता पाता कि सूद जी चुनाव में 17,000 वोटों से हार गए हैं। डॉक्टर प्राणनाथ ने भी बताया कि मेरे पास भी एक खबर है। तो दोनों एक दूसरे से विस्मय होने लगे। तब गिल को विस्मय होने लगा कि इनके पास सूचना कैसे पहुंच गई कि सूद जी हार गए हैं चुनाव को। तो उस गिल ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप बताइए क्या अच्छी खबर है। डॉक्टर प्राणनाथ ने बताया कि हमें तमाम तरीके के दोषों से अदालत ने मुक्त कर दिया है। अब गिल भी उछल पड़ा, अरे ये तो और शुभ समाचार है। अब गिल ने भी अपनी बात बताई, क्या शुभ समाचार लेके आया है। गिल ने बताया कि गिल ने भी बताया कि जो सूद जी हैं, जिन्होंने आप पर झूठा आरोप या फिर आपको परेशान करने के लिए जो आरोप लगाया था, उसका भी परिणाम हो गया कि वो चुनाव 17,000 वोटों से हार गए हैं। ठीक है, तो इस तरह यह उपन्यास समाप्त होता है। आशा है आपको यह उपन्यास बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे पता है मुझे बहुत सारी त्रुटियां हैं, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि पिछले 10 या 11 वीडियो जितने भी मैंने निर्मित किए हैं, उनसे कई गुना बेहतर, मतलब कम से कम 2% तो मैं बेहतर बन ही चुका हूँ। जो मैं पहले बोल रहा था उससे मैं काफ़ी बेहतर हो पाया हूँ। काफ़ी नहीं तो कुछ तो बेहतर हो ही पाया हूँ। और आपसे विनम्र निवेदन है कि जो त्रुटियाँ आपको मुझ में दिखाई पड़ती हैं, मेरे बोलने के तरीके में या फिर मेरे इस लेक्चर में जिस तरीके से मैंने बताया है, उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, और क्या क्या कमियाँ रह गई, और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, आप इसे कमेंट बॉक्स पर लिख कर मुझे सूचित करें। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से लाभ पहुंचा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।